तो दोस्तों आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल ब्राइट फ्यूचर स्मार्ट क्लास में। दोस्तों आज आपके लिए लेकर आ गए हैं नया वीडियो जिसमें हम बताएंगे पाषाणकालीन सभ्यता के बारे में। दोस्तों इससे पहले वीडियो में हमने प्राचीन काल में किस प्रकार के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, कैसे हमको इतिहास का पता चला, इसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। अब दोस्तों अगर जिन लोगों ने इससे पहले वीडियो नहीं देखा है तो दोस्तों प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से आप इसके पहले का वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे दोस्तों, विस्तृत रूप से पढ़ेंगे दोस्तों पाषाणकालीन सभ्यता के बारे में। तो दोस्तों पाषाणकालीन सभ्यता में हम देखेंगे काफ़ी लोगों में कन्फ्यूज़न रहती है दोस्तों कि ये प्रागैतिहासिक काल क्या होता है। दोस्तों तो इसको सबसे पहले हम पढ़ लेंगे। तो प्रागैतिहासिक जो काल है, जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है, उसे कहते हैं प्रागैतिहासिक काल या पाषाणकालीन सभ्यता भी से कहा जाता है। इस सभ्यता को 3 भागों में बांटा गया है। एक तो पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, 3 भागों में बांटा गया है। इसके पश्चात में जब हम बात करेंगे तो उसमें भी बताएंगे जो पुरापाषाण काल है वो भी 3 भागों में दोस्तों बटा हुआ है। तो उस समय मानव जीवन कैसा था उसके बारे में विस्तृत वर्णन इसके पश्चात में दोस्तों करेंगे। अभी हम पढ़ लेंगे, केवल ओवरव्यू ले लेंगे कि दोस्तों प्रागैतिहासिक काल क्या है। तो प्रागैतिहासिक काल समझ में आ गया। इसमें क्या होता है दोस्तों, लिखित साक्ष्य हमें नहीं मिलते हैं, केवल क्या मिलते हैं हमें, केवल पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अब आगैतिहासिक काल क्या, देखो आगैतिहासिक काल दोस्तों क्या है, जिस काल की लिपि के साक्ष्य तो मिले हैं, मतलब जिनको अभी तक उनका साक्ष्य तो मिला हुआ, लिखित साक्ष्य जब मिले हैं लेकिन उनको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, ये जो सभ्यता है वो कहलाई आगैतिहासिक। यानी सिंधु घाटी सभ्यता या ताम्र जो सभ्यता है उसके अभिलेख अभी तक पढ़े नहीं जा सके हैं, जबकि पुरातात्विक साक्ष्य मिले हुए हैं और जो लिखित साक्ष्य भी मिले हुए, लेकिन लिखित साक्ष्यों को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो ये किसको रख के ये जो इतिहास है वो रखते हैं हम आगे ऐतिहासिक काल में। ऐतिहासिक काल में क्या रखा जाता है दोस्तों, जिस काल में जो लिखित विवरण हमें मिलते हैं और जिनको पढ़ा भी जा चुका है। ठीक है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास का जो काल है, वैदिक काल, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, यहाँ के जो सांस्कृतिक साक्ष्य हैं, जो भी साक्ष्य हैं वो प्राप्त हुए, उनको लिखित साक्ष्यों को हमने पढ़ा है, इसीलिए इस काल को ऐतिहासिक काल में रखा जाता है। तो ये 3 काल हम आशा करते हैं आपकी समझ में आ गए होंगे दोस्तों। अब देखेंगे हम पूरा विस्तृत वर्णन करेंगे दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ में। पृथ्वी की रचना, तो दोस्तों जो पृथ्वी की रचना हुई थी दोस्तों आज से 4600 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। मिलियन वर्ष समझ रहे हो ना दोस्तों, तो मिलियन कितने लाख का होता है दोस्तों, तो ये होता है 10 लाख का। दोस्तों जो मिलियन होता है वो 10 लाख का होता है। तो आप समझ लीजिए 10 लाख को आप गुणा करेंगे 4600 से। दोस्तों जीवन की उत्पत्ति, सबसे पहले पृथ्वी की रचना हुई, लेकिन इस संसार में जीवन की जो उत्पत्ति हुई वो दोस्तों हुई 3500 मिलियन वर्ष पूर्व। अब सबसे पहले जो युग कौन सा आया, तो सबसे पहले जो युग आया वो मेसोजोइक युग आया। कौन सा दोस्तों, मेसोजोइक युग आया। इसे हम कहते हैं डायनासोर का स्वर्ण युग। इस युग में दोस्तों सबसे पहले क्या, डायनासोर यहाँ पर पाए जाते थे पृथ्वी पर। ये कब था, तो ये दोस्तों था 2000 मिलियन वर्ष पूर्व। डायनासोर के जो साक्ष्य भी मिले हुए दोस्तों, उनके जीवाश्म मिले हुए दोस्तों, जिसको कार्बन 14 पद्धति के अनुसार यह अनुमान लगाया गया कि दोस्तों आज से 2000 मिलियन वर्ष पूर्व डायनासोर इस संसार में, इस धरती पर थे। स्तनधारी जीवों की उत्पत्ति अगर बात की जाए तो दोस्तों ये भी कितना है, 65 मिलियन वर्ष पूर्व। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों है, बने रहिए हमारे साथ में। आपको क्या करना है, केवल और केवल, यदि आप नहीं देख सकते हो तो आपको क्या करना है, केवल इसे सुन लेना है। सुनने मात्र से आपका जीएस ये दोस्तों कंप्लीट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। पृथ्वी पर अगर मानव की बात की जाए, पृथ्वी पर जो प्रथम मानव आया था वो तो 30 करोड़ वर्ष पूर्व पहले आया था। कब आया था दोस्तों, 30 करोड़ वर्ष पहले आया था दोस्तों। तो अब देखते हैं दोस्तों, भारत में जो पाषाणकालीन सभ्यता की खोज का कार्य सर्वप्रथम किया गया, कब किया गया दोस्तों, तो याद रखना 1863 ईस्वी में दोस्तों सर्वप्रथम यह कार्य किया गया। किसके द्वारा किया गया ये भी आगे चर्चा की जाएगी। सर्वप्रथम क्या किया गया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के विद्वान थे। कौन थे, रॉबर्ट ब्रूसफुट। कौन थे वो दोस्तों, तो भारतीय पुरातत्व जो सर्वेक्षण विभाग था उसके एक विद्वान थे रॉबर्ट ब्रूसफुट। ये इन्होंने क्या किया, ये गए पल्लवरम कहाँ पर दोस्तों, मद्रास में। तो ये जब गए तो पूर्व पाषाणकालीन उपकरण हुआ वहाँ पर, उनको मिला, वहाँ पर क्या मिला उनको, पत्थर के हाथ की कुल्हाड़ी दोस्तों प्राप्त हुई। यहाँ पर पत्थर की इनको कुल्हाड़ी प्राप्त हुई।
अब इन्होंने अनुमान लगाया कि ये क्या हो सकता है, तो इन्होंने कार्बन 14 के माध्यम से जब उसका अध्ययन किया तो पाया कि आज से बहुत वर्षों पूर्व यहाँ पर मानव थे। ब्रिटिश भू वैज्ञानिक और पुरातत्वविद, अब यहाँ पर भी क्वेश्चन आता है दोस्तों आगे, याद रखना। अभी जब इसके पश्चात में हम जब MCQ टाइप क्वेश्चन दोस्तों बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वहाँ पर आपको ये एक एक पॉइंट दोस्तों क्वेश्चन के रूप में मिलेंगे, और ये क्वेश्चन सब आए हुए एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि रॉबर्ट ब्रुसवुड कौन थे, तो कौन थे दोस्तों, वो थे ब्रिटिश भूवैज्ञानिक तथा पुरातत्वविद भी थे। तो ये दो रॉबर्ट ब्रुसवुड में दो क्वालिटियाँ थी, तो दोस्तों याद रखना। इसके साथ साथ में भारतीय संस्थान जियोलॉजिकल एवं सर्वे ऑफ इंडिया, ये याद रखना, ये संस्थान का नाम है दोस्तों, जो कि भारत में सबसे पहले बनाया गया। भारतीय संस्थान जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लिए भारत के इतिहास पूर्व स्थानों का जो भूविज्ञान संबंधी जो सर्वेक्षण किया गया, किनके द्वारा किया गया, ये किया गया रॉबर्ट ब्रुसवुड के द्वारा। भारत के इतिहास के पूर्व का अध्ययन का संस्थापक माना जाता है। इनको क्या कहा, भारत के इतिहास के पूर्व अध्ययन का संस्थापक, सबसे पहले जो अध्ययन किया गया रॉबर्ट ब्रुसवुड के द्वारा किया गया। अब इनको हम विस्तृत रूप से दोस्तों पढ़ लेंगे। पुरापाषाण काल, प्राचीन, इसको पुरापाषाण काल क्यों कहा जाता है, प्राचीन पत्थर काल, सबसे प्राचीन, सबसे पुराना प्राचीन पत्थर काल दोस्तों इसे हम कहेंगे। तो प्राचीन पत्थर काल में हम पढ़ लेंगे दोस्तों। अन्य नाम क्या जाता है, शिकार व खाद्य संग्रह। कई प्रकार से क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा सकता है, तो इसीलिए तीनों क्वेश्चन हमने बताया, शिकार व खाद्य संग्रह युग भी से कहा जाता है। सबसे पहले खोजकर्ता कौन थे, प्रथम खोजकर्ता थे दोस्तों रॉबर्ट ब्रुसवुड, याद रखना, ये एक पुरातत्वविद भी थे और एक भूवैज्ञानिक भी थे। कहाँ के थे ये दोस्तों, ब्रिटिश के थे। प्रथम ज्ञात मानव कौन सा था दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार आया हुआ दोस्तों, होमोनिडस। प्रथम जो ज्ञात मानव था दोस्तों, है ना, होमोनिडस, दक्षिणी व पूर्वी अफ्रीका में दोस्तों ये पाया गया। आवास कहाँ पर ये करते थे दोस्तों, ये वृक्षों पर आवास करते थे। फिर दोस्तों उसके बाद में ऑस्ट्रेलोपैथिकस ये आए, ये हिम नदी युग का प्रारंभ माना जाता है। और नियांड्रल जो मानव थे, नियांड्रथल जो मानव थे, इनको माना जाता है। मानव कंकाल दफनाने की प्रक्रिया भी देखने को मिलती है यहाँ पर। भाषा की उत्पत्ति व हस्त कुठार का भी निर्माण इस युग में किया गया। कहाँ पर देखा दोस्तों, यहाँ बात कर रहे हैं हम पुरापाषाण काल, सबसे पहले की जो काल है, प्राचीन जो पत्थर काल है, वहाँ की बात करें, वहाँ पर क्या क्या हुआ। तो सबसे पहले देखो इसको क्या कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। खोजकर्ता कौन थे, रॉबर्ट ब्रुसवुड थे। सबसे पहले जो ज्ञात मानव, जो प्राचीन काल में ज्ञात मानव कौन था, होमोनिडस था, है ना। और जो रहते थे, कहाँ पर रहते थे, वृक्षों पर रहते थे। आग की खोज, आवास, गुफा और हिम नदी युग का अंत यहाँ पर माना जाता है। ठीक है, मध्यकाल में आ जाइए दोस्तों, मध्य पत्थर काल में। तो अन्य नाम किस नाम से जाना, तो यहाँ पर देखो शिकार व पशुपालन युग को भी जाना जाता है इस समय, क्योंकि इस समय शिकार और पशुपालन दोस्तों प्रारंभ हो गया था। इसकी अगर खोज की बात की जाएगी दोस्तों, तो इसकी जो खोज करता थे, वो प्रथम खोज करता थे जॉन इवांस। याद रखना, मध्य पाषाण काल में जो खोजें हुई हैं उसका श्रेय जाता है जॉन इवांस को। अब आ जाएंगे हम नवपाषाण काल में। तो नवपाषाण काल में देख लेते हैं दोस्तों। नवपाषाण काल यानी नवीन पत्थर काल, नए नए पत्थरों की खोज हुई इसमें। अन्य जो नाम है इसका अन्य नाम भी माना जाता है अन्य उत्पादक युग। यहाँ से मानव ने अन्य को उगाना प्रारंभ कर दिया था दोस्तों। इसके जो खोज करता थे दोस्तों, डॉक्टर प्राइमरोज थे। कौन थे, प्राइमरोज। याद रखना, नवपाषाण काल जो खोज करता थे डॉक्टर प्राइमरोज थे। प्रथम जो जानवर, पालतू जानवर था, वो दोस्तों कुत्ता था। पहिए व कृषि का आविष्कार, प्रथम फसल जो थी वो जौ थी दोस्तों। याद रखना, पहिए का भी आविष्कार हो गया था यहाँ पर, और कृषि का भी आविष्कार दोस्तों धीरे धीरे कर लिया गया। तो सबसे पहले जो उगाई जाने वाली फसल थी दोस्तों, याद रखना, खाई जाने वाली नहीं दोस्तों, उगाई जाने वाली जौ को उगाया जाता था, लेकिन खाया कैसे जाता है। काफ़ी दोस्तों इसमें एक दो क्वेश्चन में काफ़ी कन्फ्यूज़न है। कभी कभी कहा जाता है कि गेहूं और फिर जौ में अंतर रहता है। तो यहाँ पर दोस्तों हम देख लेंगे, यहाँ पर दो दोस्तों पॉइंट है, एक तो खाना और एक है उगाना। तो यहाँ पर जो उगाई गई थी, जौ उगाई गई थी, क्यों उगाई गई, क्योंकि यहाँ पर ईश्वर की पूजा करने के लिए दोस्तों जौ का उपयोग होता है।
और आज भी सनातन धर्म में देखिए तो जौ की पूजा की जाती है। तो उगाया गया कौन सा जौ, लेकिन खाया कौन गया, खाया गेहूं गया दोस्तों। वस्त्र निर्माण की कला यहाँ से प्रारंभ हो गई थी। आवास जो थे वो कच्चे और पक्के भी हो गए थे। मानव कंकाल दफनाने की प्रक्रिया थी। धातु युग का यहाँ से आरंभ हो गया था दोस्तों। अब आ जाएगा दोस्तों तांबा व पत्थर काल, इसको कहेंगे ताम्र पाषाण काल। अब पाषाण में होता है पत्थर, याद रखना दोस्तों। तो तांबा प्लस पत्थर काल जब आया दोस्तों तो क्या हुआ, मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु, जो सबसे पहली धातु थी वो दोस्तों तांबा है। काफ़ी बार दोस्तों एग्जाम में आता है कि सबसे पहली धातु कौन है, तो आपको क्या टिक लगाना है दोस्तों, तांबा, जो सबसे पहले प्रयुक्त की गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी उसको हम कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। क्या सभ्यता कहते हैं दोस्तों, कांस्य युगीन सभ्यता, दो नामों से जानते हैं। वैदिक सभ्यता जो थी वो लौह युग का आरंभ हो गया था। वैदिक सभ्यता में लौह युग का आरंभ दोस्तों हो गया था। तो दोस्तों बन रही हमारे साथ में। अब देखेंगे दोस्तों पाषाण काल की बात हो गई। अब हम देखेंगे पूरा पाषाण काल यानी शिकार व खाद्य संग्रह। अब इसमें हम पूरा विस्तृत रूप से इसका हम पॉइंट वाइज दोस्तों अध्ययन कर लेंगे। आरंभिक काल में क्या हुआ, सबसे आरंभ में मानव पत्थर का प्रयोग करता था। इसीलिए जो पुरातत्व जो विद थे इन्होंने क्या कहा, इसका नाम दे दिया पुरा पाषाण काल। क्यों, पाषाण में पत्थर होता है तो पत्थरों का यूज करते थे, इसीलिए पुरा पाषाण काल नाम दिया। पुरा इसलिए कहा गया, पुरा मीन्स पुराना, सबसे पुराना। पाषाण मीन्स होता है पत्थर, सबसे जो पुराने पत्थरों का यूज जो किया जाता था वो था पुरा पाषाण काल दोस्तों। यह शब्द प्राचीन और पत्थर से बना है दोस्तों, याद रखना, प्राचीन पत्थर से बना हुआ है कौन सा, पुरा पाषाण काल। ठीक है, पूरा मीन्स पुराना, याद रखना। भारत में मानव के प्राचीनतम अस्तित्व के संकेत द्वितीय हिमावर्तन यानी ग्लेशियन का काल की परतों से प्राप्त पत्थर के उपकरण से मिलता है, जिसका काल 25 लाख ईसा पूर्व माना जाता है। याद रखना दोस्तों, 25 लाख ईसा पूर्व। आदिमानव को धातुओं का ज्ञान नहीं था। सबसे पहले जो आदिमानव थे उनको किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं था। जो धातु थी, धातुओं का ज्ञान नहीं था, क्योंकि उस समय धातुएं थी ही नहीं। इसीलिए लोग क्या करते थे, पत्थरों का यूज करते थे। औजार बनाना हुआ तो पत्थरों का औजार यूज करते थे। अगर किसी भी जानवर को मार करके खाना हुआ, क्योंकि उस समय लोग आदिवासी थे, जंगलों में निवास करते थे, तो उनको जब भी किसी जानवर को अपनी रक्षा करने के लिए, जानवरों से जब वो लड़ते थे तो उनके पास में नुकीले पत्थर हुआ करते दोस्तों। कौन से पत्थर, पुराने पत्थर। उनके पास में निश्चित घरों का अभाव था, उनके पास घर नहीं था, इसीलिए लोग कहाँ रहते थे, वृक्षों पर निवास करते थे। हालांकि जानवरों का भय बराबर रहता था, लेकिन वो गुफाओं में निवास करते थे, कंदराओं में निवास करते थे, और दोस्तों वो वृक्षों पर निवास करते थे। खेती करना, आग जलाना, बर्तन बनाने की कला का ज्ञान नहीं था उन्हें प्राचीन काल में, यानी पुरा पाषाण काल में। अभी ना उनको खेती करना आता है, ना आग जलाना आता है, ना बर्तन बनाना आता है। इस प्रकार किसी भी प्रकार की कला का विकास उनके अंदर नहीं हुआ था दोस्तों। शिकार, सबसे पहले काम क्या करते, शिकार द्वारा जानवरों के मांस और फलों एवं सब्जियों, कंदमूल, फलों, खाद्य संग्रह पर जीवन व्यतीत करते थे वो, क्योंकि उस समय और सब्जियां भी नहीं थी, कंदमूल फल मिलते थे, जो भी फल मिलते थे उनको खाकर वो अपना जीवन व्यतीत करते थे। तो दोस्तों देखिए किस प्रकार से मानव का जीवन था प्राचीन काल में। पुरा पाषाण युग को मानवीय व जलवायु परिवर्तनों के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया। देखो इसको भी हमने बताया था कि आपको बताएंगे, तो ये भी आप समझ लीजिए कि इसके आधार पर, क्योंकि जो जलवायु परिवर्तन हुए इसके अनुसार पुरा पाषाण काल को हम 3 भागों में दोस्तों बांट देते हैं। कौन कौन से दोस्तों, तो सबसे पहले निम्न पुरा पाषाण काल, लोअर पैलोथिक एज। ठीक है, अब ये क्या, निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उत्तर या फिर उच्च पुरा पाषाण काल। अब इसका डिवाइड भी कर दिया गया, 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 1 लाख ईसा पूर्व तक का जो युग है वो दोस्तों निम्न पुरा पाषाण काल यानी सबसे पहले का, फिर मध्य पुरा पाषाण काल 1 लाख से लेकर 40,000 तक, फिर जो उच्च आया, जब लोगों का जीवन थोड़ा उच्च हो गया तो उस समय का जो काल आया दोस्तों वो 40,000 से लेकर 10,000 ईसा पूर्व। अब इसमें समझ थोड़ा कन्फ्यूजन रहती है दोस्तों कि ये निम्न क्या है, मध्य क्या है, उत्तर क्या है, तो आप समझिए। निम्न में वह होता है दोस्तों जब मानव का जीवन बहुत ही निम्न था, मानव नहीं जानता था किस प्रकार से उसको खाना है, किस प्रकार से उसको क्या खाना है, किस प्रकार से उसे मांस पकाना है, कृषि का अभाव था,
फलों पर अपना मांस पर अपना जीवन व्यतीत करते थे, फलों पर अपना जीवन व्यतीत करते थे। उनके पास आग का आविष्कार नहीं हुआ। तो ये जब निम्न पुरापाषाण काल सबसे प्राचीन काल है। उसके बाद में जब मध्यम युग आया, जब उनको धीरे धीरे जानकारी होने लगी, तो दोस्तों मध्य पुरापाषाण काल आ गया। फिर उसके पश्चात में जो जब मानव जीवन थोड़ा सा उच्च हो गया, तो वो कौन सा होगा? उच्च पुरापाषाण काल होगा दोस्तों। तो पुरापाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया दोस्तों, निम्न, मध्य और उच्च। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उपकरणों की भिन्नता के आधार पर अगर हम उपकरण देखेंगे, तो धीरे धीरे जैसे जैसे विकास हो, वैसे वैसे उपकरण भी बदलते गए। जैसे कि आजकल देखें, सबसे पहले जो लोग जो हथियार बनाते थे, वो सिंपल बनाते थे। धीरे धीरे करके उन्होंने जो बनाई अभी AK-47 या इससे अच्छी अच्छी जो गनें आ रही, तो धीरे धीरे विकास होता गया ना। इसी प्रकार से इसमें भी क्या किया गया, धीरे धीरे उन लोगों ने विकास किया। अब कैसे विकास किया? देखो, जो पुरापाषाण काल था उसमें क्रोड उपकरण यानी हस्त, कुठार, खंडक एवं बिदारणी 3 का यूज करते थे, यानी पत्थरों का ही सब यूज करते थे वो। मध्य पुरापाषाण का जैसे आएगा तो फलक उपकरण, यानी फलक क्या है? नुकीले बना दिए। पहले जो पत्थर यूज करते थे तो ऐसे पत्थर था, ऐसे जैसे पा जाते थे वैसे यूज करने लगते थे। लेकिन जब मध्य पुरापाषाण का है तो उसमें फलक बना दिया, यानी जो पत्थरों को क्या कर दिया गया? नुकीला बना दिया गया, जिससे कि वो अपनी रक्षा आसानी से कर सकते थे। उच्च पुरापाषाण काल में क्या हुआ? दक्षिणी एवं खुरचनी उपकरण, यानी बहुत ही जितने जो है तेज धार लोहे और अन्य उपकरण में होती, वैसे उतने जो है वो बना दिए। इनमें पत्थरों में नुकीलापन आ गया, इतना स्मार्ट बना दिए वो पत्थर। फलकों की अधिकता के कारण मध्य पुरापाषाण काल को फलक संस्कृत भी कहा जाने लगा। फलक संस्कृत ने बहुत ही नुकीला, बहुत ही तेज, बहुत ही शार्प बना दिया पत्थरों को। हिमनद युग का प्रारंभ। अब देखिए, हिमनद युग का प्रारंभ 10 लाख वर्ष ईसा पूर्व से प्रारंभ माना जाता है दोस्तों। प्रथम हिमनदी युग, जावा मानव 5 लाख वर्ष ईसा पूर्व। अब याद रखना दोस्तों, सबसे जो प्रथम हिमनद युग आया उसमें जावा मानव आया, जिसमें बताएगा 5 लाख वर्ष ईसा पूर्व जावा मानव की उत्पत्ति हुई। फिर द्वितीय हिमनदी युग, इसमें क्या हुआ? पीकिंग मानव आए। इसके बाद में तृतीय जो हिमनदी युग आया, इसमें नियंड्रल मानव आ गए। चतुर्थ हिमयुग में क्रो मैग्नन मानव। और उत्तर जो हिम नदी युग आया उसमें उत्तर पाषाण काल आ गया, जिसमें 10,000 ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है। अब इसको क्या करेंगे, हम पढ़ लेंगे पहले। तो निम्न पुरापाषाण काल युग या पुरापाषाण काल, यानी सबसे पहले हम पढ़ेंगे निम्न पुरापाषाण काल, यानी सबसे निम्न। देखो यहाँ पर हम लोग केवल ओवरव्यू ले रहे थे, केवल ओवरव्यू ले रहे थे यहाँ पर। अब क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम पढ़ चुके हैं दोस्तों 3 प्रकार से पढ़ चुके हैं ना, 3 प्रकार पढ़ चुके हैं। 3 प्रकार में पहला प्रकार पढ़ेंगे हम निम्न पुरापाषाण युग। अभी कोई कन्फ्यूजन दोस्तों नहीं होनी चाहिए। पुरापाषाण काल था, पुरापाषाण को 3 भागों में बांटा गया था, निम्न, मध्य और उच्च। तो अब सबसे पहले निम्न कब से कब तक था? तो 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर के दोस्तों 1 लाख ईसा पूर्व था। अगर हम बात करेंगे किसकी दोस्तों, दूसरा कौन सा था आप बताइए दोस्तों? मध्य पुरापाषाण काल। मध्य पुरापाषाण कब से कब तक था दोस्तों? वो था 1 लाख ईसा पूर्व से लेकर 40,000 ईसा पूर्व। फिर आया उच्च पुरापाषाण जो कि 40,000 से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, तो आगे हम देख लेते हैं। अधिकांश हिमयुग आरंभिक पुरापाषाण युग में ही व्यतीत हुआ माना जाता है। ठीक है, प्राचीन जो पुरापाषाण युग था वो लगभग 20 लाख साल पहले अफ्रीका में शुरू हुआ था, लेकिन भारत में यह केवल 6 लाख वर्ष अधिक प्राचीन नहीं है। इसका प्रमाण क्या है? कुल्हाड़ी, हस्त कुठार, विदारणी था गड़सा खंडक का प्रयोग दोस्तों होता है। उपकरणों के अतिरिक्त बेलन के लोहदा नाले क्षेत्र से इस काल की अस्थि निर्मित मातृ देवी की एक प्रतिमा मिली है, जो कि संप्रति कौशाम्बी संग्रहालय में सुरक्षित है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, उपकरणों के अतिरिक्त क्या किया गया? एक मानव मातृ देवी की प्रतिमा भी प्राप्त हुई है। कहाँ से प्राप्त हुई है? बेलन घाटी से दोस्तों, बेलन के लोहंदा नामक नाले से। तो बेलन घाटी से अगर देखा जाए तो वहाँ से, और कौन सा है नाम भी याद रखिए दोस्तों, लोहंदा है ना वाला क्षेत्र जो है, वहाँ से एक मातृ देवी की प्रतिमा भी प्राप्त हुई। तो ये इंपॉर्टेंट दोस्तों, कहाँ से मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ मिली हुई? तो बेलन घाटी से मिली हुई दोस्तों, याद रखना।
क्योंकि ये जब भी क्वेश्चन अभी हम MCQ टाइप क्वेश्चन कराएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आप ये रेगुलर सीरीज देखते रहेंगे तो आपकी हिस्ट्री, जियोग्राफी आपकी आसानी से कंप्लीट हो जाएगी। रेमंड डार्ट ने क्या किया, 1924 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका के बेचवाना लैंड की टोंग घाटी से ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकेंस अर्थात दक्षिणी अफ्रीकी कप विमानों की खोज की। इसका जो काल था दोस्तों 10 लाख पूर्णदायी था। कितने लाख दोस्तों? 10 लाख ईसा पूर्णदायी था, है ना। तो दोस्तों क्लियर है। अब यहाँ पर देखेंगे एशिया में जो जावा द्वीप, इंडोनेशिया, यानी जो एशिया में जो जावा द्वीप है, जावा द्वीप कहाँ पड़ता है दोस्तों? इंडोनेशिया में पड़ता है। से 1891 ईस्वी में डॉक्टर यूजीन हुआई ने 9 लाख ईसा पूर्व जावा कप विमानों की खोज की एवं इसे क्या किया, पीथिकेंस रोपस इरेक्टस नाम दिया। क्या नाम दिया? इरेक्टस। ये वाला नहीं याद हो तो दोस्तों इरेक्टस नाम याद रखना। इसी क्रम में 1927 ईस्वी में चीन काओतिन से क्या हुआ, बोहलिन ने पीकिंग मानव के 10 लाख ईसा पूर्व जीवाश्म प्राप्त किए। इंपॉर्टेंट देख लिए दोस्तों। पहले इंडोनेशिया में खोज हुई। भारत में सबसे पहले कहाँ पर दोस्तों खोज हुई? तो बेलन घाटी से दोस्तों, बेलन घाटी से, और उसके पश्चात में इंडोनेशिया में, उसके पश्चात में धीरे धीरे करके जीवाश्म मिलने लगे। 4 पैरों वाला जो था रामापिथिकस था, जबकि 2 पैरों वाला जो तो था। अब 4 पैर थे किसके? रामापिथिकस जो था वो 4 पैरों वाला था, और ऑस्ट्रेलोपैथिकस कौन सा? 2 पैरों वाला था। इसका मतलब क्या हुआ, यानी जो पहले लोग चलते थे वो जानवरों की बातें चलते थे, यानी जो पहले जो आदमी था वो चलता था जिससे बंदर चलते हैं, यानी 4 पैरों से चलते थे। लेकिन धीरे धीरे जब विकास हुआ तो उसमें देखा गया जो है ये जो बंदर है वो क्या करते हैं, जो पहले का कपि था, बंदर नहीं जो कपि था, यानी कपि यानी मानव जो कपि के रूप में था, वो धीरे धीरे अपने केवल पैरों का यूज करने लगा। तो ये जब विकास हुआ तो उसको क्या कहेंगे वो दोस्तों, कहाँ पर हुआ? वो ऑस्ट्रेलोपैथिकस, है ना, उसे माना गया। चूंकि मानव अब पेड़ों से उतर कर, अब यहाँ पर देखिए, चूंकि मानव अब पेड़ों से उतर कर जमीन पर चलने लगा था, धीरे धीरे चलने लगा, संभवतः ऐसे उनका सामना जंगली जानवरों से होने लगता है। फलता हुआ पत्थरों का प्रयोग करने लगा। पत्थरों, अपनी जान की रक्षा करने के लिए वो क्या करने लगा? पत्थरों का प्रयोग करने लगा। पत्थरों के हथियारों के आधार पर पूरा पाषाण कालीन, याद रखना कि संस्कृतियों में भी वर्णन कर दिया गया और ये बांट दिया गया। कौन कौन सी संस्कृति दोस्तों? तो पूर्व चेलियन संस्कृत, है ना, और अबावेली एस्यूली संस्कृत, सोहन संस्कृत, है ना। तो ये जिसमें सोहन संस्कृत बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही जरूरी है। अब मानव हाथ के इस्तेमाल से करने लगा था और औजार, कुल्हाड़ियों, गड़ासों और चाकुओं का भी प्रयोग करने लगा था। ठीक है दोस्तों। भारत से प्राप्त हुई प्रस्तर जो कुल्हाड़ियाँ प्रायः पश्चिम एशिया, यूरोप, अफ्रीका से प्राप्त कुल्हाड़ियों जैसी हैं। भारतीय भू सर्वेक्षण वैज्ञानिक जो थे कौन थे? याद रखना कौन थे? रॉबर्ट ब्रूसफुट, जो भूगर्भ वैज्ञानिक थे और क्या पुरातत्वविद भी थे। उन्होंने क्या किया? 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने क्या किया? मद्रास के पास एक स्थान था पल्लवरम, कहाँ? मद्रास में, ठीक है, नामक स्थान से पहला उन्होंने हैंडेक्स प्राप्त किया। सबसे पहले इन्होंने हस्त कुठार दोस्तों प्राप्त की। पत्थर के औजारों का इस्तेमाल मुख्यतः काटने, खुदाई करने और चमड़ा निकालने के लिए किया जाता है दोस्तों। प्राचीन पुरापाषाण काल पंजाब के सोहन या सोन नदी, याद रखना सोहन घाटी या फिर सोन नदी घाटी में पाए गए थे, जो अब पाकिस्तान में है। 1935 में ही डी टेरा, याद रखना कौन थे? डी टेरा के नेतृत्व में कैम्ब्रिज अभियान दल ने सोहन घाटी में के लिए सबसे महत्वपूर्ण अनुसंधान किया। पहली बार सोहन क्षेत्र में संबंधित साक्ष्य मिलने से इनके कारण इसे क्या कहा गया? सोहन संस्कृत भी कहा गया। अब याद रखना दोस्तों सोहन संस्कृत क्या है, अभी तक कंफ्यूजन था आपको। तो सोहन संस्कृत याद रखना, सोहन घाटी या सोन नदी में सबसे पहले साक्ष्य मिलने के आधार पर इस संस्कृत का नाम ही कर दिया गया दोस्तों। क्या कर दिया? सोहन संस्कृत का नाम दे दिया गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। अब क्या हुआ? उत्तर प्रदेश के बेलन और राजस्थान के दिदवाना, याद रखना, दो नाम याद रखना, बेलन घाटी और दिदवाना,
के रेगिस्तानी क्षेत्र में लोअर पुरापाषाण काल के औजार प्राप्त हुए। बेलन घाटी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के GR शर्मा के निर्देशन में अनुसंधान किया गया। पुरापाषाण काल से संबंधित यहाँ 44 पुरास्थल हैं। कितने हैं दोस्तों? 44 पुरास्थल हैं, याद रखना। तो याद रखना दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जो बेलन घाटी, राजस्थान के जो दिदवाना, दो क्षेत्र याद रखना दोस्तों, बेलन घाटी और दिदवाना। राजस्थान उत्तर प्रदेश में बात करेंगे बेलन घाटी, और तीसरा कौन सा है? राजस्थान का दिदवाना जो क्षेत्र, यहाँ पर दोस्तों 44 पुरास्थल प्राप्त हुए हैं। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन कोंडा एक महत्वपूर्ण स्थल है, और भोपाल के पास जो भीमबेटका गुफाएं, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, याद रखना। दोनों हमने यहाँ पर डिस्क्राइब कर दिया है। जो आंध्र प्रदेश है वहाँ पर क्या है? नागार्जुन कोंडा है ना, याद रखो। भोपाल में भीमबेटका की गुफाएं, यहाँ पर जो है सभी पाषाण काल से लेकर के हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता, सभी के साथ सभी की चित्रित जो गुफाएं यहाँ पर मिलती हैं, यहाँ पर चित्रण मिलता है। और चट्टानी आश्रय के लोअर पुरापाषाण काल की विशेषता दर्शाते हैं दोस्तों। अनेक स्थल जो कश्मीर, थार के मरुस्थल यानी डिडवाना क्षेत्र से भी मिले हुए, जहाँ पर जो है ये साक्ष्य मिलते हैं। तो ये हो गई दोस्तों निम्न पुरापाषाण काल। अब हम बात कर लेंगे दोस्तों मध्य पुरापाषाण काल की। याद रखना दोस्तों, मध्य पुरापाषाण काल युग, इसको शाल्क संस्कृत भी बोला जाता। अब आप बताइए दोस्तों कि पहली संस्कृत का हमने क्या नाम दिया? पहली संस्कृत क्या नाम था दोस्तों? सोहन संस्कृत। क्या नाम था दोस्तों? याद रखना, पहली जो संस्कृत का नाम था दोस्तों वो था सोहन संस्कृत, याद रखना। अब ये बताइए सोहन संस्कृत क्यों कहा गया दोस्तों? इसे क्यों कहा गया? क्योंकि सोन नदी या सोहन घाटी से, उत्तर प्रदेश के सोहन घाटी से क्या हुआ दोस्तों? साक्ष्य प्राप्त हुए थे, इसीलिए संस्कृत को सबसे पहले साक्ष्य प्राप्त हुए, इसीलिए संस्कृत को क्या कह दिया गया दोस्तों? इसको कह दिया गया सोहन संस्कृत। अब दूसरी संस्कृत देख लेते हैं दोस्तों। ये कब थी दोस्तों? निम्न पुरापाषाण काल, याद रखना। अब हम बात करेंगे मध्य पुरापाषाण काल युग या शल्क संस्कृत। ये कब आई? 1 लाख से लेकर 40,000 ईसा पूर्व, याद रहेगा दोस्तों। वो सोहन संस्कृत का विकास कब हुआ था दोस्तों? तो 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर 1 लाख ईसा पूर्व, 1 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 40,000 ईसा पूर्व तक सरल संस्कृत आई दोस्तों। मध्य पुरापाषाण कालीन युग संस्कृत का प्रमुख प्रतिनिधि नियांड्रल मानव था। कौन सा था? नियांड्रल मानव था दोस्तों। इसका नाम चेंज हो गया। सबसे पहले कौन सा था दोस्तों? याद रखना, सबसे पहले। तो देख लीजिए इसके पश्चात का वीडियो। अब क्या हुआ? यहाँ पर कौन सा मानव दोस्तों आया? नियांड्रल मानव आया। एवं एक इस संस्कृत को क्या कहा गया? मास्टेरियन संस्कृत भी कहा गया। मास्टेरियन संस्कृत के साक्ष्य पश्चिमी जर्मनी, स्विट्जरलैंड, हंगरी, इटली, पश्चिमी एशिया से मिलते हैं। तो नियांडरस्थल जो मानव था, मानव के अत्यधिक सर्दी से बचने के लिए गुफाओं में रहना प्रारंभ कर दिया। भाई पहले जो लोग आदि मानव रहता था वो पेड़ों पर रहता था, और उसके पश्चात में क्या हुआ? ये जो मानव है सर्दी से बचने के लिए कहाँ पर? गुफाओं में, गुफा बना करके उसमें रहने लगा। संभवतः जो नियांडरस्थल जो मानव ने सर्वप्रथम आग का प्रयोग आरंभ किया। तो यहाँ पर आप इम्पॉर्टेंट दोस्तों, ये ठंड से बचने के लिए आग का प्रयोग करते थे, और भोजन को, मांस को पकाने के लिए भी आग का दोस्तों यूज करते थे। तो ये मानव कौन थे दोस्तों? नियांडरस्थल थे। शिकार एवं खाद्य संग्रह, ये अब क्या हुआ? धीरे धीरे में विकास हो गया। ये शिकार भी करते थे और खाद्य का संग्रह भी करते थे, यानी भोजन को बचा कर रखते थे जिससे कि आगे यूज करें। अभी आजीविका का प्रमुख साधन था। अग्नि के आविष्कार के बाद अब वे उन्हें भून कर खाने लगे थे ना। मांस को क्या करते थे? पहले कच्चा ही खा जाते थे, लेकिन अब क्या हुआ? जब उन्हें आग के बारे में जानकारी हो गई तो क्या करें? अब भून कर खाने लगे दोस्तों। नियांडरस्थल जो इतिहास का सर्वप्रथम मानव था जिसने क्या किया? मृतकों को दफनाना आरंभ किया। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बिल्कुल भी वीडियो मिस मत कीजिए। अगर आपको वास्तविक इतिहास तैयार करनी है तो प्लीज़ बने रहिए हमारे साथ में, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आप जो इसके पश्चात में भी MCQ टाइप क्वेश्चन कराएंगे, और ये अगर वीडियो आप 2-3 बार देख लेते हैं ना, और अगर वो MCQ टाइप देख लेते हैं, तो आप यकीन से हम कह सकते हैं कि आपका पूरा BA कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। और कहीं से भी ये क्वेश्चन आएगा दोस्तों, आप बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे।
तो निएंडरस्थल जो मानव को इतिहास का प्रथम दार्शनिक मानव भी कहा गया। अब देखो कई क्वेश्चन आ गए दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन हैं उनको रेड से किया गया है, हाईलाइट किया गया। प्रथम जो दार्शनिक मानव किसे कहा जाता है, तो निएंडरस्थल को कहा जाता है दोस्तों। ये किसने सबसे पहले दफनाने का, कौन से मानव ने सबसे पहले दफनाने का काम प्रारंभ किया, तो निएंडरस्थल ने किया। ठीक है, आपका आविष्कार कौन से युग में हुआ, तो दोस्तों यहाँ पर मध्य पुरापाषाण युग में, है ना, याद रखेंगे दोस्तों। ये संस्कृत को क्या कहा जाता है, सरल संस्कृत कहा जाता है। इंपॉर्टेंट दोस्तों। इस युग में पत्थर से निर्मित जो विभिन्न प्रकार के फलक, अब फलक मीन्स क्या होता है हमने बता दिया, जब पत्थरों को घिस करके इतना घिस दिया जाता था कि वो एकदम बढ़िया नुकीले हो जाते थे। जब नुकीले हो जाते थे तो उनसे वो क्या बना देते, बिंदनी बना देते थे, छेदनी बना देते थे, पत्ती बना देते, बर्ची, बर्मा, खुरचन का प्रयोग करने लगे थे। इसी संस्कृत को फलक संस्कृत बोला गया, है ना। ये सभी पत्थर से बने होते थे जो कि संपूर्ण भारत में पाया जाता। संपूर्ण भारत में ऐसे पत्थर पाए जाते थे, इनको नुकीला बना दिया जाता था। इस युग का कलाकृतियां हैं वो नर्मदा नदी के किनारे किनारे अनेक स्थानों पर और तुंगभद्रा नदी के दक्षिणवर्ती स्थानों पर भी पाए जाते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले कहा, नर्मदा नदी भी याद रखना दोस्तों। विंध्य की तलहटी में, कहाँ पर, विंध्य जो विंध्याचल है पर्वत, वहाँ की तलहटी में बेलन घाटी, कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में, पत्थर के औजार और ढेर डंगर, हिरण सहित पशु जीवाश्मों के मामले भी काफ़ी मिले हुए हैं और मध्य पाषाण युग से दोनों संबंधित। तो मध्य पाषाण युग से दोनों संबंधित है दोस्तों। यहाँ पर हिरण के सींग मिले हुए हैं, हिरण के जीवाश्म मिले हुए हैं, जिससे हमको पता चलता है दोस्तों कि उस समय जो मानव था वो क्या करता था दोस्तों, पशुओं को मार करके अपना जीवन व्यतीत करता था दोस्तों। तो यहाँ पर याद रखेंगे दोस्तों, वहाँ पर कौन नदी, सोन नदी आई थी। यहाँ पर कौन सी नदी है, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश की नदी है, याद रखना दोस्तों। वहाँ पर सोन नदी, यहाँ पर, और सोन नदी के नाम से सोन संस्कृत है ना, और यहाँ पर बेलन घाटी उत्तर प्रदेश, याद रखना। और क्या है दोस्तों, भीमबेटका की गुफाएं, याद रखना। उच्च पुरापाषाण काल की या फिर शल्क फलक संस्कृत 40,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक। इस युग में आर्द्रता कम हो गई थी और जलवायु अपेक्षाकृत गर्म हो जाने से हिमयुग का अंतिम अवस्था आरंभ हो गई थी। अब ये हिमयुग क्या है दोस्तों, जो सबसे पहले जो युग था दोस्तों, उसमें अधिकतर ठंडक होती थी दोस्तों। अधिकतर हिम यानी बर्फ ही जमी रहती थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, आर्द्रता कम हो गई। जब आर्द्रता कम क्यों हो गई, क्योंकि मानव बढ़ गया, यहाँ पर जो पेड़ पौधे बढ़ गए, है ना, जिससे कि जलवायु में परिवर्तन होने लगा। अब जलवायु जैसे परिवर्तन, तो इसमें आर्द्रता जो नमी थी वो दोस्तों कम हो गई। अब जब नमी कम हो गई तो क्या हुआ दोस्तों, मानव का जो जीवन रहन सहन था वो दोस्तों उच्च होने लगा। इसी युग में आधुनिक प्रारूप के मानव होमोसेपियंस, याद रखना, आधुनिक मानव कौन, होमोसेपियंस का उदय माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों है। आधुनिक मानव किसे कहा जाता है, होमोसेपियंस को दोस्तों। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनका जन्म जो हुआ था वो दोस्तों 4000 ईसा पूर्व और 10,000 ईसा पूर्व के बीच में हुआ था दोस्तों। तो इसमें होमोसेपियंस निएंडरस्थल किससे थे, मध्य पुरापाषाण काल में। ठीक है दोस्तों, निएंडरस्थल मानव जाति बिल्कुल समाप्त हो गई थी। जो ये निएंडरस्थल जो मानव थे उनकी जाति बिल्कुल समाप्त हो गई थी। प्रारंभ में मानव कैसे 4 पैर से चलता था, अब होमोसेपियंस आ गया, ज्ञानी मानव। उसका स्थान अन्य मानव जातियों द्वारा ले लिया गया, क्योंकि इनमें धीरे धीरे परिवर्तन होता दोस्तों चला गया। क्रो-मैग्नन मानव, ग्रीमालदी मानव, कोपेल मानव, चांसलेड मानव, इस प्रकार के जो है परिवर्तन होता गया धीरे धीरे। उत्तर पुरापाषाण काल उक्त मानवों ने क्या किया, अरिग्नेशियन संस्कृत और मैगडेलियन संस्कृत को जन्म दिया। मैगडेलियन संस्कृत क्या है, मैगडेलियन संस्कृत महत्वपूर्ण है कला के क्षेत्र में। यह संस्कृत अल्टामीरा के प्राप्त चित्रों के अनुसार के युग का, जिनको क्रो-मैग्नन मानव द्वारा बनाए गए थे। इस काल को रेनडियर काल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। मानव का जीवन, जो हम लोगों का जीवन था, वह उच्च पुरापाषाण काल में सबसे पहले
जो निम्न पुरापाषाण काल में उसमें कैसा था मानव का जीवन। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, आप भले ही दोस्तों भले ही आप इतिहास ना पढ़ें या आप आपकी जॉब न लगे, लेकिन इस चीज़ का ज्ञान होना आवश्यक है दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप ये जानें कि मनुष्य का जीवन प्राचीन काल में कैसा था, धीरे धीरे विकास हुआ, उसके पश्चात में और विकास हुआ, तो उच्च पुरापाषाण काल में किस प्रकार का मानव तैयार हुआ। तो आपको इस चीज़ की दोस्तों जानकारी होना बहुत जरूरी है। अब क्या हुआ, धीरे धीरे इस काल में मानव ने पत्थर से बने हथियारों के साथ में हाथी दांत, सींग, अस्थियों का प्रयोग आरंभ कर दिया था। साथ ही वह मिट्टी की मूर्तियां भी बनाने लगा था, क्योंकि उच्च पुरापाषाण काल आ गया ना दोस्तों। यहाँ पर लोग उच्च होने लगे, उनका दिमाग विकसित हो गया, लोग जागरूक हो गए, जानने लगे। अब धीरे धीरे क्या हुआ, जब जानने लगे, आग का आविष्कार कर ही लिया था, इसके बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, हाथी दांत, सींग, अस्थियों का प्रयोग वो करने लगे थे। अब ये क्या करते थे, अस्थियों का प्रयोग ये क्या करते, आभूषण बनाते थे दोस्तों। इन अस्थियों का क्या करते थे, हाथी दांत, सींग, इनका हस्तियों का प्रयोग करके आभूषण बनाते, आभूषण तैयार करते थे। तो आज भी जिसे देखा जाए दोस्तों, हाथी के दांत इस प्रकार के जो है बहुत काफी महंगे बिकते हैं। तो ये मिट्टी की मूर्ति भी दोस्तों बनाने लगे थे, मिट्टी के बर्तन बनाने लगे, जिसका यूज वो करते थे। इस युग के प्रस्तर फलक और कुल्हाड़ियां आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केंद्रीय मध्य प्रदेश, दक्षिण उत्तर प्रदेश, बिहार, वर्तमान झारखंड के पठारी भाग में भी पाए गए थे दोस्तों। मानव द्वारा गुफाएं एवं चट्टानी आसनों का इस्तेमाल जो अपर पुरापाषाण काल युग पे भोपाल में 45 किलोमीटर दक्षिण में भीमबेटका की गुफाओं में खोजा गया। भीमबेटका ये गुफा दोस्तों कहाँ है, ये मध्य प्रदेश में दोस्तों पड़ती है भीमबेटका की गुफा। और यहाँ पर दोस्तों भोपाल से लगभग 45 किलोमीटर दूर है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों यानी पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, निम्न पुरापाषाण काल और ये हड़प्पा सभ्यता सब की चित्रकारी सब के साक्ष्य यहाँ पर दोस्तों मिलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना। तो भीमबेटका कहाँ है, मध्य प्रदेश में। यहाँ पर गुफाओं में अत्यंत शैल चित्र है दोस्तों। गुजरात के टिब्बो के ऊपरी तल पर एक उच्च पुरापाषाणकालीन भंडार भी मिला, जिसमें सल्क फलक, तक्षणियाँ, खुरचनी सम्मिलित है। ये चीज़ें दोस्तों मिली हुई है। अपर पुरापाषाण काल के संग्रहित जो पपड़ियाँ, पत्तियों, खंतियों और खुरचनी के आविष्कार से अपेक्षाकृत बड़ा देखा गया। ये गुजरात के रेत के टीले के ऊपरी के भाग में पाए जाते हैं दोस्तों। खुले आसमान के नीचे रहना संभव हो गया था दोस्तों। अब क्या करते थे, क्योंकि मौसम बदलने लगा था और अब जो मानव था वो खुले आसमान के नीचे सो सकता था। अब मानव गुफाओं के साथ साथ झोपड़ियां भी बनाने लगा था। देखिए दोस्तों धीरे धीरे विकास हो रहा है कि नहीं विकास हो रहा है। पहले पेड़ पौधों पर रहते थे जानवरों से अपनी रक्षा करने के लिए, उसके पश्चात में गुफाओं में रहने लगे। अभी क्या कहाँ रहने लगे दोस्तों, झोपड़ियां भी बनाने लगे, झोपड़ियों में रहने लगे। मानव पशुओं को खिला करके से लेकर अब क्या करता, पशुओं की जो खाल होती थी, खाल को क्या करते थे, उसको निकाल करके उसको सिल करके वस्त्र के रूप में प्रयोग करने लगे थे दोस्तों। यानी जो जानवर थे उनको वो अब पालने भी लगे थे ना, और उसके पश्चात में क्या करते, वस्त्रों के रूप में भी उसको क्या करते, खाल को सिल करके पहनते थे। पुरापाषाण काल के औजार आप देख लीजिए, पुरापाषाण काल के औजार देखिए। 1 नंबर ये ऐसा, ये देखो नुकीला बना दिया गया, ये 3 नंबर पर, 4 नंबर, 5, 6, 7, 8। तो इस प्रकार के जो है वो पत्थर बनाते दोस्तों। ये कौन से थे याद रखना, पुरापाषाण काल के औजार हैं। अब देखते हैं पुरापाषाण काल के दोस्तों स्थल कहाँ पर है। अब यहाँ पर देखेंगे सुंघाव गुफा दोस्तों, है ना, डिंडवाना। अब सबसे पहले हम देखेंगे भीमबेटका कहाँ पर, तो ये देखिए दोस्तों भीमबेटका है मध्य प्रदेश में, है ना। और उत्तर प्रदेश में देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये है सोन नदी, सोहन संस्कृति जिसे बोलते हैं दोस्तों। और ये है दोस्तों बेलन घाटी, है ना, बेलन घाटी या बुलन घाटी दोस्तों। और ये नर्मदा नदी है दोस्तों, ये आई है, ये अरब सागर इधर। तो ये दोस्तों, और ये है पल्लवरम, याद रखना दोस्तों, ये है पल्लवरम तमिलनाडु में दोस्तों, जहाँ पर देखो 1863 में सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रुस ने मद्रास के निकट हैंडेक्स प्राप्त किया था ना दोस्तों। तो ये है पल्लवरम। तो ये सभी चीज़ें आप देख लेंगे दोस्तों। पहलगाम
कश्मीर। लिहांग जो नदी के जो निकट के एक हाथ की एक कुल्हाड़ी प्राप्त हुई। यहाँ पर एक नदी के किनारे एक कुल्हाड़ी प्राप्त हुई। पोतवार पिंड 2 पर ना, पंजाब पाकिस्तान में क्या हस्त कुठार काटने का औजार दोस्तों मिला हुआ है। हथनौरा स्थान बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, कहाँ पर? मध्य प्रदेश में एक स्थान है हथनौरा। हथनौरा है, यहाँ पर क्या नर्मदा नदी है और नर्मदा नदी के निकट मानव खोपड़ी के प्रथम प्रमाण मिले हुए हैं। सबसे पहले जो प्रमाण मिले हुए मानव खोपड़ी के वो दोस्तों मिले हुए कहाँ? 1982 में मिले थे दोस्तों, मध्य प्रदेश हथनौरा स्थान में। याद रखना। किसने इस खोजा? तो दोस्तों अरुण सुनकिया द्वारा उत्खनन प्राप्त हो। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, याद रखना। अरुण सुनकिया कब? 1982 में। कहाँ पर? हथनौरा स्थान मध्य प्रदेश में, जहाँ पर क्या मानव की खोपड़ी के प्रमाण दोस्तों मिले हुए हैं। भीमबेटका बहुत ही इंपॉर्टेंट अभी बताया, मध्य प्रदेश में। कहाँ? नर्मदा नदी के जो भोपाल से लगभग 40 किलोमीटर दूर पर जो है एक गुफा है, जहाँ पर मानव निर्मित गुफाएं हैं, जहाँ पर जो है बहुत सी गुफाएं, उसमें बहुत सी गुफाएं, और वहाँ पर जो है जो चित्र मिलते हैं वो सभी काल के चित्र मिलते हैं। आदमगढ़, याद रखना। आदमगढ़ कहाँ पर? मध्य प्रदेश में है। शिल्प उपकरण प्राप्त हुए यहाँ से। लोहदा नाला उत्तर प्रदेश है ना, यहाँ पर क्या? माता देवी की प्रतिमा मिली हुई है बेलन घाटी से ना, याद रखना। अस्थि प्रमाण जो मिले हुए माता देवी की प्रतिमा मिली हुई है। पल्लवरम मद्रास जो चेन्नई में है दोस्तों, क्या मिला हुआ यहाँ से? भारत के सर्वप्रथम हैंडेक्स प्राप्त हुए हैं। हाथ की कुल्हाड़ी उन्हें प्राप्त हुई है दोस्तों। अतिरम पक्कम मद्रास में ये भी है दोस्तों। हैंडेक्स, क्लीवर, फलक उपकरण मिले, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों है ये। और गुड़ियाम मद्रास चेन्नई में ये भी है। फलक और क्लीवर उपकरण यहाँ साक्ष्य मिले हुए दोस्तों। 10,000 ईसा पूर्व के आसपास हिमयुग का अंत होने के साथ में अपर पुरा पाषाण काल समाप्त हो गया। बीच का युग मध्य पाषाण काल की शुरुआत हुई। क्या अंतब है? तो यहाँ पर हम देख लेंगे दक्षिण अफ्रीका के आधुनिक मानव होमोसेपियंस की उपस्थिति कब मानी जाती है दोस्तों? 1.5 यानी 1.5 लाख वर्ष पूर्व मानी जाती है दोस्तों। आग की खोज हो गई थी दोस्तों। भारत की उत्पत्ति अगर 50,000 ईसा पूर्व अगर देखा जाए, भारत की उत्पत्ति कब हुई? भाषा की उत्पत्ति कब हुई? लोग भाषा में अपने विचारों को आदान प्रदान करने लगे थे दोस्तों। भाषा की उत्पत्ति हुई थी 50,000 ईसा पूर्व। अभी तक मानव ने खेती करना नहीं सीखा था। खेती करना मतलब वो अभी क्या है, उसको कृषि करना नहीं आता था, वह शिकार करने पर ही अपना जीवन निर्वाह करता था। पूरा पाषाण काल संबंधित जानकारी के स्रोत केवल उपकरण है, अतः इस काल की जानकारी बहुत ही सीमित है। अब दोस्तों हम आ जाएंगे मध्य पाषाण काल, शिकार एवं पशुपालन का युग। मध्य पाषाण काल, तो या दोस्तों ये पूरा पाषाण काल का जो पूरा था वो दोस्तों हो गया। अब हम आ जाएंगे मध्य पाषाण काल पर। पूरा पाषाण काल जो कि 10,000 ईसा पूर्व तक था, अब 9,000 ईसा पूर्व से लेकर 4,000 ईसा पूर्व तक दोस्तों आएगा हमारा मध्य पाषाण काल। यहाँ पर शिकार एवं पशुपालन प्रारंभ हो गया था। पूरा पाषाण काल युग के पश्चात में मध्य पाषाण काल आता है। इसे उत्तरीय प्रस्तर काल यानी उत्तर पाषाण युग भी कहा जाता है। मेसोलिथिक जो मेसोलिथिक एज भी इसे कहा जाता है। यह काल नव पाषाण काल से पहले का है, मतलब जो बीच का है नव पाषाण काल से पहले का, वहाँ पर जो है अभी यहाँ पर क्या है, कृषि प्रारंभ दोस्तों नहीं हुई थी। मध्य पाषाण काल में तापमान में वृद्धि हुई, धीरे धीरे करके तापमान में वृद्धि हुई। हिमवती क्षेत्रों में बर्फ पिघलने लगी थी। समुद्र का स्तर भी बढ़ गया था दोस्तों, समुद्र का स्तर बढ़ गया था। जलवायु परिवर्तन के साथ साथ वनस्पतियों में भी परिवर्तन होने लगा था दोस्तों। अतः क्या होगा, भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी जो सर्वप्रथम मिलती है वो 1867 और 68 में हुई है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आर्कीबाल्ड यानी कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र में चित्र खोज निकाले। आर्कीबाल्ड कार्लाइल ने चित्र खोजे। भारत में सर्वप्रथम मानव अस्थि पंजर सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त हुए दोस्तों। मध्य पाषाण काल में पत्थर के बहुत छोटे छोटे औजार होते थे, जैसे तीर कहते, बर्छी, भाले, चाकू, फलक, खुरचनी है ना, त्रिकोणीय, आयताकार, चंद्रकार, त्रिभुजकार ऐसे होते थे दोस्तों। पशुपालन का प्रारंभ मध्यकाल से प्रारंभ होगा। तो मध्यकाल में मानव शिकार करके, मछली पकड़ करके, खाद्य वस्तुओं का संग्रह करके पेट अपना भरता था। मानव शिकार के लिए कुत्ते का प्रयोग किया करता था सबसे पहले। तो याद रखना कुत्ते का जो सबसे पहले पशुपालन किसका प्रारंभ हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वो दोस्तों पशुपालन स्टार्ट हुआ था किसका, कुत्ते का। कुत्ते को सबसे पहले लोग पालने लगे थे।
और उसी से शिकार भी करवाते थे। मध्य पाषाण काल में जो पक्षी व मछली पकड़कर शहद जमा करके जंगली कंदमूल खा करके अपना जीवन निर्वाह करता था। साक्ष्य की बात की जाए कहाँ कहाँ से, क्योंकि ये एग्जाम में अधिकतर दोस्तों आता है कि साक्ष्य कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए, किस किस स्थान से साक्ष्य प्राप्त हुए। तो गुजरात का स्थान था लंगनाज, सबसे महत्वपूर्ण पुरास्थल है जहाँ से लघु पाषाण उपकरण के अतिरिक्त पशुओं की हड्डियां यहाँ से मिली, कब्रिस्तान मिले, कुछ मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए, 14 मानव कंकाल भी यहाँ से मिले हुए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों याद रखना, कौन सा स्थान है, गुजरात का लंगनाज स्थान। गुजरात का लंगनाज जो स्थान है दोस्तों, वहाँ से क्या पशुओं की हड्डियाँ मिली हैं, कब्रिस्तान मिले हैं, मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं और 14 मानव कंकाल भी मिले हैं। तो ये चीज़ आप याद रखना दोस्तों, कहाँ, गुजरात से। मध्य पाषाण काल को नवासा चरण की संज्ञा दी गई, याद रखना, ये काफ़ी बार दोस्तों क्वेश्चन में आता है, एग्जाम में आता है दोस्तों। नवासा क्या है, तो नवासा क्या है, मध्यकाल को नवासा की संज्ञा, मध्यकाल को भी नवासा बोला जाता है क्योंकि इस काल में उच्च कोटि के औजार नवासा महाराष्ट्र नामक स्थान से प्राप्त हुए। ठीक है, उच्च कोटि के औजार प्राप्त हुए, कहाँ से प्राप्त हुए, तो नवासा, यानी महाराष्ट्र नामक, महाराष्ट्र में जो एक स्थान पड़ता है नवासा, यहाँ से प्राप्त हुए। मध्य पाषाण जो स्थल है राजस्थान, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, मध्य और पूर्वी भारत की कृष्णा नदी के दक्षिण में भी है। इसे राजस्थान के बागौर में अच्छी खुदाई हुई, यानी राजस्थान के बागौर में भी काफ़ी साक्ष्य मिले हुए हैं। अब ये इंपॉर्टेंट दोस्तों, मध्य पाषाण काल में क्या हुआ, महादहा कहाँ पड़ता है, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से जो हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। कहाँ पे, याद रखना, तो महादहा कहाँ पर दोस्तों, ये है उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़, राजा भैया का जो स्थान है दोस्तों, वहाँ से जो है हड्डी के सींग दोस्तों प्राप्त हुए। जीएन शर्मा ने क्या किया, जीएन शर्मा ने महादहा के 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया है जो झील क्षेत्र है। एक तो बूचड़खाना संकुल क्षेत्र है, कब्रिस्तान और निवास क्षेत्र में बांटा, यानी 3 क्षेत्रों की खुदाई के 3 क्षेत्र वहां पर पाए गए। तो बूचड़खाना पाया गया है, कब्रिस्तान पाया गया और निवास क्षेत्र में बांटा है। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही, जो बूचड़खाना था संकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर दोस्तों प्राप्त हुए हैं। डॉक्टर जयनारायण पांडे द्वारा लिखित पुस्तक पुरातत्व विमर्श, डॉक्टर जयनारायण पांडे द्वारा लिखित पुस्तक जो पुरातत्व विमर्श में महादहा, सरायनहर एवं दमदमा तीनों स्थानों से स्थलों से हड्डियों के ऊपर प्राप्त हुए और आभूषण भी मिले हुए हैं। अब आभूषण, आप सोच रहे हो कि यहाँ पर अभी भाई सोना चांदी ये तो कुछ मिला नहीं, तो आभूषण क्या है दोस्तों, कैसे मिले, तो आभूषण यहाँ पर जो बनाए जाते थे दोस्तों, वो बनाए जाते थे जो जानवर थे, जानवरों की हड्डियों से बनाए जाते थे, हाथी दांत से बनाए जाते, जानवरों की हड्डियों से क्या बनाए जाते थे दोस्तों, वो बनाए जाते थे आभूषण। तो जब देखा गया तो कहाँ पर 3 स्थान याद रखना, महादहा, सरायनहर और दमदमा, 3 स्थानों से दोस्तों हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। 3 याद रखना, हड्डी के उपकरण कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए, तो ऑप्शन में आएगा आपको याद रखना, महादहा, सरायनहर और दमदमा। दमदमा में क्या किया गया उपकरण, जो फलस्वरूप क्या हो, पश्चिमी मध्यवर्ती क्षेत्र कुल मिलाकर लगभग 41 मानव समाधान प्राप्त हुए, यानी 41 जो मानव के 100 प्राप्त हुए, कहाँ पर, ये दोस्तों दमदमा। इन 100 में तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर 41 तो मिले हुए यहाँ पर, लेकिन इन समाधान में क्या 5 जो समाधान है, यानी जो 5 शव है वो दोस्तों युग्म समाधान है, यानी जो है 2 लोगों को दफनाया गया। तो ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय कोई सती प्रथा या इस प्रकार की कोई प्रथा चल रही थी, जिसके कारण वहाँ जो है युग्म समाधान जो मिले हुए हैं। 3 जो मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए मिले। अब यहाँ पर भी देखिए 3 जो मानव जो है वो क्या है, एक साथ। तो यहाँ ये भी पता चलता है, हो सकता है कि मानवों को एक साथ में दफनाया जाता हो, इसीलिए 3 जो है मानव एक साथ मिले हुए हैं। से जो सब है वो क्या है, एक एक कंकाल मिले हुए हैं। कुल मिलाकर 48 मानव कंकाल दोस्तों प्राप्त हुए हैं। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, तीनों चीज़ याद रखना, कौन सा है, महादहा, सरायनहर और दमदमा। सरायनहर ऐसी समाधि मिली, इसमें 4 मानव कंकाल एक साथ दफनाए गए। अब यहाँ पर देखिए एक समाधि ऐसी थी जहाँ पर 4 जो मानव कंकाल एक साथ दफनाए गए थे। यहाँ की जो कब्रें हैं, समाधियाँ आवास क्षेत्र के अंदर स्थित हैं, यानी कहने का आशय जहाँ पर लोग रहते थे, गाँव के अंदर कब्रिस्तान बना था और वहाँ के आश्रय के अंदर जाकर के जो है मानव कंकाल मिले हुए हैं।
कब्रें छिछली तथा अंडाकार थी। अब यहाँ पर देखिए कैसी थी, छिछली और अंडाकार थी। विंध्य क्षेत्र के लेखैया, याद रखना, विंध्य क्षेत्र के लेखैया के शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य पाषाणिक युग लघु उपकरण के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए, जिनमें कुछ सुरक्षित हालत में है तथा अधिकांश क्षति विक्षत अवस्था में है। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। अब अमेरिका के एक ओरेगॉन विश्वविद्यालय के एक पुरातत्वविद थे जॉन आर कुलास। उन्होंने कहा कि लेखैया में कुल 27 मानव कंकाल की अस्थियां मिली। कहाँ पर? लेखैया में। लेखैया कहाँ दोस्तों? लेखैया इलाहाबाद। लेखैया में बताया गया क्या है, 27 मानव कंकाल मिले हुए हैं। पशुपालन के साक्ष्य में आदमगढ़ यानी होशंगाबाद मध्य प्रदेश तथा बागौर भीलवाड़ा राजस्थान में प्राप्त हुए। यानी पशुपालन के साक्ष्य कहाँ पर प्राप्त हुए? तो पशुपालन के साक्ष्य याद रखना आदमगढ़ मध्य प्रदेश जो कि है, और बागौर जो कि राजस्थान भीलवाड़ा से प्राप्त हुए। यहाँ पर पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण के जो रायसेन जिले स्थित भीमबेटका, यहाँ पर मध्य प्रदेश के कहाँ पर, कौन सा जिला है? रायसेन जिला। भीमबेटका की गुफाएं प्राप्त हुई हैं। प्रागैतिहासिक शैल चित्रों का श्रेष्ठ उदाहरण है। यूनेस्को के द्वारा क्या किया गया? भीमबेटका के शैल चित्रों को विश्व विरासत की सूची में शामिल कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पर पुरा पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल, वैदिक सभ्यता सभी के साक्ष्य यहाँ पर दोस्तों प्राप्त होते हैं। भारत में सर्वाधिक 700 से अधिक शिलाश्रय प्राप्त हुए। कितने दोस्तों? भारत में अगर देखा जाए तो भारत में 700 से अधिक शिलाश्रय प्राप्त हुए, जिसमें से 243 को क्रमांक दिया गया। इसमें 133 शिलाश्रयों की चित्रकारी प्राप्त हुई है। भारतीय उपमहाद्वीप मध्य प्रदेश में एक स्थान है आदमगढ़, यहाँ के, और राजस्थान के बागौर में पशुपालन के साक्ष्य मिले हुए हैं। सबसे जो पहला प्रमाण मिला हुआ दोस्तों आदमगढ़, याद रखना, और राजस्थान का बागौर। यहाँ पर क्या है? पशुपालन के साक्ष्य मिले हुए दोस्तों, जिसका साक्ष्य 5000 ईसा पूर्व दोस्तों प्राप्त होता है। मध्य पाषाणकालीन महादहा, याद रखना, मध्य पाषाणकालीन मध्य उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से यहाँ बड़ी मात्रा में जो है हड्डियाँ एवं सींग निर्मित उपकरण प्राप्त है। अब थोड़ा दोस्तों कन्फ्यूजन हो रहा होगा, तो कन्फ्यूजन हम दूर कर देते हैं। अगर हड्डी की बात आएगी दोस्तों, हड्डियाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो याद रखना मादहा दमदमा से और सरायनहार से, 3 स्थानों से हड्डियां एवं सींग प्राप्त हुई हैं। क्लियर हो गया दोस्तों? 3 याद रखना, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले से। ठीक है। अगर बात करें पशुपालन के साक्ष्य कहाँ मिले हुए हैं, तो कहाँ बताओगे दोस्तों? आदमगढ़ ये कहाँ पर है दोस्तों? ये मध्य प्रदेश में, और राजस्थान का जो स्थान है एक बागौर। ठीक है, यहाँ से पशुपालन के साक्ष्य। तो ये दोस्तों आता ही आता, हर बार क्वेश्चन आता है दोस्तों, तो इसको याद रखेंगे कि पशुपालन के साक्ष्य कहाँ पे मिले हुए? तो आदमगढ़ राजस्थान जो बागौर में पड़ता है ना दोस्तों। और जो हड्डी और निर्मित जो आभूषण प्राप्त हुए, सींग निर्मित जो उपकरण प्राप्त हुए, वो दोस्तों कहाँ से प्राप्त होते हैं? वो दोस्तों प्राप्त होते हैं उत्तर प्रदेश। राजस्थान में क्या हुआ? 7000 से 6000 ईसा पूर्व के पहले खेती का अनुमान लगाया जाता है, जो कि खारे पानी के झील बनाने और सांभर में एकत्रित होने के पहले का है। इस समय में भी लोग क्या करते थे? गुफाओं में रहते थे। पश्चिम मध्य भारत और मैसूर कर्नाटक में इस युग को कई गुफाएं मिलती हैं। मध्य पाषाण काल में पहली बार मानव कंकालों को विधिवत रूप से दफनाने की प्रक्रिया दोस्तों प्रारंभ हुई थी। इस युग की महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या था? खेती करना, शिकार करना, पशुपालन। इस प्रकार मध्य पाषाण काल को शिकार एवं पशुपालन का युग भी कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, मध्य पाषाण काल के औजार और हथियार किस प्रकार के थे? तो यहाँ पर देखो नुकीले बनाए जाने लगे, वहाँ पर ऐसे ही हथियार थे। यहाँ पर देखो अजीब अलग अलग ढंग के, अलग अलग प्रकार के यहाँ पर औजार ये सब बनाए गए दोस्तों। ये पत्थरों के ही सब बनाए जाते थे, कोई बड़ा था, कोई छोटा था, कोई नुकीला था। यानी जिस प्रकार से पत्थर मिले उससे पता चलता था कि ये क्या है, ये चाकू है, ये क्या है, ये कुल्हाड़ी है। ये इस प्रकार से हमें जानकारी प्राप्त होती थी। अब यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों? मध्य पाषाणकालीन जो है स्थल, कुछ स्थलों को हम देख लेंगे। यहाँ पर देखिए ये यमुना नदी है, ये देखो राजस्थान का दोस्तों बागौर है। ठीक है, ये चौपानी मांडो है, यहाँ से भी दमदमा, महादहा, सरायनहार ये उत्तर प्रदेश में है। तो ये सब स्थानों से क्या हुआ दोस्तों?
हमको ये जितने भी हैं दोस्तों, यहाँ से ये आदमगढ़ है, ये भीमबेटका गुफाएं हैं, ये जितने भी स्थान आपको दिखाया जा रहा है, यहाँ से कुछ ना कुछ अवशेष दोस्तों प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों एक एक करके बताया भी गया है, जिससे कि आपको बिल्कुल कंप्लीट हो जाए दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बागौर। बागौर कहाँ पड़ता है दोस्तों? राजस्थान में भीलवाड़ा जिले के कोठरी नदी के तट पर स्थित भारत का सबसे बड़ा जो मध्य पाषाणिक आवास स्थल, इसका उत्खनन BN मिश्र द्वारा कराया गया था। कहाँ पर कराया गया था दोस्तों? बागौर, राजस्थान में। याद रहेगा दोस्तों, ये सबसे बड़ा जो आवास है ना दोस्तों। फिर है लंगनाज, जो कि गुजरात में पड़ता है। प्रथम शुष्क क्षेत्र का स्थल उत्खनन HD संकलिया के द्वारा किया गया था। यहाँ पर रेत को ठोस टीले व 14 मानव कंकाल प्राप्त हुए। अब ये याद रखना दोस्तों, गुजरात में कहाँ? लंगनाज है, जहाँ पर 14 मानव कंकाल प्राप्त हुए। सरायनहार कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश। याद रखना दोस्तों। स्तंभ गर्त के प्रमाण मिले हुए। गर्त में गड्ढा यानी स्तंभ, स्तंभ यानी गड्ढा। मृतक संस्कार की यहाँ पर विधि भी प्राप्त हुई है। समाधि स्थल में शवों का सिर जो था पश्चिम व पूर्व की ओर होता था। ठीक है दोस्तों। हत्या का प्रथम साक्ष्य, यानी हत्या का प्रथम साक्ष्य कंकाल के सिर में पत्थर घुसा हुआ मिला। ये भी इंपॉर्टेंट, बहुत दोस्तों इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए क्या है, हत्या का भी साक्ष्य यहाँ पर मिला हुआ है कि एक मानव को क्या किया गया था? पत्थर, यानी पत्थर जो मारा तो उसके जो खोपड़ी में घुसा हुआ पत्थर मिला। तो ये कहाँ पर मिला दोस्तों? सरायनहार। याद रखना कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पर स्तंभगर्त यानी जो मानव रहता था, ऐसा प्रतीत होता है जैसे गड्ढे में रहता था, है ना दोस्तों। तो ये भी प्राप्त हुआ है। फिर देखेंगे चौथा स्थान उत्तर प्रदेश में है मादहा। ये भी सरायनहार, मादहा, यह प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। ठीक है दोस्तों, कहाँ? प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। यहाँ पर क्या मिला? हड्डी व सींग के मिले आभूषण मिले हुए। स्त्री पुरुषों को एक साथ दफनाने। यहाँ पर युगल सावधान भी मिले हुए हैं। कहाँ पर? मादहा में युगल सावधान और मिट्टी के आभूषण मिले हुए हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। और वीरभानपुर, जो कि पश्चिम बंगाल में, BB लाल द्वारा उत्खनन कार्य से जो आवासीय बस्ती व पत्थर के औजार का निर्माण स्थलीय रूप से पहचान हुई दोस्तों। यहाँ पर क्या मिला है? जो पत्थर के औजार मिले हुए। आदमगढ़, मध्य प्रदेश, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। एक स्थल जो है होशंगाबाद जिले की स्थित है, जहाँ पर क्या हुआ? औजार प्राप्त हुए। औजार तथा पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए। सबसे पहले पशुपालन के साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए दोस्तों? बताइए हमको, कहाँ प्राप्त हुए हैं? हाँ दोस्तों, राजस्थान के कौन सा स्थान है? बागौर। बागौर जिले से दोस्तों, बागौर से प्राप्त हुए हैं पशुपालन के साक्ष्य। पंचमढ़ी, मध्य प्रदेश, प्रसिद्ध जो शैलेश्वर है, जमुआ डोरोबी द्वीप है ना। तो कर्नाटक से भी ये जो रोमन लिपियाँ डी आकार की जो है वो फलक मिले हुए हैं। टेरी, तमिलनाडु से पत्थर उद्योग का जो प्रस्तर उद्योग का जो कच्चा माल है ना, स्फटिक व हल्के भूरे रंग के पत्थर को, इस प्रकार की जो है साक्ष्य मिले हुए हैं। भारत में इस युग का जो आरंभ हुआ था वह 8000 ईसा पूर्व से माना जाता है। लगभग 4000 ईसा पूर्व के बाद में उच्च पुरापाषाण काल का युग अंत हो गया और जलवायु उष्ण शुष्क होती गई है और एक नए युग की दोस्तों शुरुआत हुई। एक नया युग आया दोस्तों। अब कौन सा युग आएगा? तो दोस्तों अब आ जाएगा दोस्तों नवपाषाण युग। तो नवपाषाण काल दोस्तों आ जाएगा। तो दोस्तों वीडियो बड़ा हो रहा है, आज इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। इसके पश्चात में हम बात करेंगे तो नवपाषाण काल, जिसमें अन्य जो मनुष्य था वो आदिमानव धीरे धीरे करके अन्न का उत्पादन करने लगा था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, अगला वीडियो आप देखना मत भूलिए, जिससे कि आपका इसके पश्चात में MCQ टाइप क्वेश्चन कराएंगे, जिससे कि आपका ये पूरा बेस आपको पूरा कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद। उससे पहले दोस्तों मैं 2 क्वेश्चन आपसे करता हूं, उसका आंसर आप अवश्य दीजिए दोस्तों। ये बताइए दोस्तों कि सबसे पहले जो ज्ञानी मानव था उसका क्या नाम था दोस्तों? पहला क्वेश्चन ये है कि ज्ञानी जो मानव था उसका दोस्तों क्या नाम था? आप कमेंट में ये दोस्तों आंसर देंगे। ज्ञानी मानव था
वो दोस्तों उसका क्या नाम था, और आग का आविष्कार किस युग में दोस्तों हुआ, आग का आविष्कार किस युग में हुआ दोस्तों, और उत्तर प्रदेश के वो कौन से स्थान है जहाँ पर हड्डी के आभूषण प्राप्त हुए दोस्तों। युगल, समाधान तथा हड्डी के आभूषण उत्तर प्रदेश के किस स्थान से दोस्तों प्राप्त हुए हैं, और पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं। 3 क्वेश्चन है दोस्तों। पशुपालन के साक्ष्य दोस्तों कहाँ से प्राप्त होते हैं, पशुपालन के साक्ष्य, और फिर उत्तर प्रदेश के किस स्थान से दोस्तों हड्डी के आभूषण प्राप्त होते हैं। तो ये आपको दोस्तों बताना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।